तो आज हम लोग को शुरू करना चैप्टर नंबर 6 यानी लीनियर इनइक्वालिटी। अब तक हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे कर चुके हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5 की तो अभी हाल फिलहाल में हमने परसों क्लास खत्म करी है। 2 क्लास जिसमें केवल किसकी करी थी, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की, जिसमें आइडिया लग गया आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, ठीक है। अच्छा, आज नंबर आ गया हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, चैप्टर नंबर 6। तो लीनियर इनइक्वालिटी जो है हमारे लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि अगर लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें ना तो 9th क्लास में एक एक्सरसाइज थी मैथ में इसकी। तुम लोगों को ध्यान नहीं है ना कि 9th में था कुछ जैसा, यानी हट गई थी वो तब भी सिलेबस से हटी हुई थी। एक एक्सरसाइज थी 9th क्लास में थी, एक्सरसाइज एक ऐसे वाली, वो सिलेबस से हटी हुई थी। तो इसलिए तब ना आके सीधे अब एंट्री हुई है आपके सामने इस चैप्टर की। तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब तो पता है हमको, ऐसी इक्वेशन जिसमें x और y की पावर 1 होती है उसे लीनियर बोलते हैं। जिनको ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन आती है ना, ठीक है जी। इनइक्वालिटी छुपा बना हुआ है उस शब्द से इक्वालिटी से। इक्वालिटी किसे कहते थे, जब किसी इक्वेशन के अंदर इधर 2 वेरिएबल आ जाते 2x + 3y इक्वल टू 6, तो बीच में इक्वल का साइन लगता था ना, वो टर्म थी इक्वालिटी की। अब उसकी जगह पर इनइक्वालिटी लगेगी, इनइक्वालिटी हो जाती है लेस देन ग्रेटर देन। यानी कि एग्जाम्पल देखें अगर तो इसका, नमस्कार जी, इसका एग्जाम्पल देखें, देखो तो ऐसा दिखेगा, देखो 2x + 3y < 6। देखो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस पूरे का। लीनियर, क्या ये लीनियर है? देखो x की पावर भी 1, y की पावर 1 है, हाँ लीनियर है। इनइक्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा इसके अंदर, देखो लेस देन ग्रेटर देन। तो इस तरह की इक्वेशन का जिक्र होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब समझ में आया तुमको कि क्या होने वाला है पूरे चैप्टर में। लेकिन अभी तक क्या हुआ करता था, अभी तक जब हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढने को बोलते थे, जब यहाँ पर इक्वल हुआ करता था, तो एक्स और वाई की एक एक वैल्यू हम ढूंढते रहते थे। अगर मैं आपसे यहाँ पर इक्वल लगा दूं और कहूं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो कैसे ढूंढते थे सॉल्यूशन? बॉक्स बनाते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते रहते थे, वाई की वैल्यू निकालते रहते थे, या फिर वाई की पुट करते रहते थे, एक्स की निकालते रहते थे। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते थे। वो सारे सॉल्यूशन एक्चुअली में होते कहां थे? इस लाइन के ऊपर। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तभी तो ग्राफ में इस्तेमाल होते थे सारे पॉइंट्स, वो बॉक्स बना के निकालते थे। लेकिन अब थोड़ा सा हिसाब बदल जाएगा। अब अगर हमसे इस लाइन के सॉल्यूशन बोलेगा ना वो, तो इस लाइन के सॉल्यूशन ना केवल 2x + 3y = 6 वाले होंगे, डब्बा बना के मिलेंगे, वो सारे तो इसके सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, लेकिन वो सारे भी इसके सॉल्यूशन होंगे जो 2x + 3y < 6 से आ रहे होंगे। अब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम पहले भी कराया था। लेस देन ग्रेटर देन जब किसी क्वेश्चन के अंदर आता है तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कब वो कंडीशन ट्रू हो रही है। याद आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर में ये काम सर्कल में किया था हमने। x² + y² < 4 था जब वहां पर, तो सर्कल के अंदर का पॉइंट आया करते थे। जब <9 या <4 हो, सर्कल के बाहर के पॉइंट्स आया करते थे। तो अब हमारे पास बहुत सारे आएंगे। किस तरीके से देखें, अगर इसको हम ड्रॉ करें, इसको ड्रॉ करें 2x + 3y = की बात कर रहा हूं, लेस देन की बात नहीं कर रहा अभी। 2x + 3y = 6 ग्राफ बनाएं। एक बार x को 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो पॉइंट क्या आया? 0,2। 0,2 यहाँ कहीं आ जाएगा ऊपर, ठीक है। एक बार y को 0 डालो तो x की वैल्यू 3 आएगी ना, तो पॉइंट क्या मिलेगा? x की वैल्यू 3 आ रही है, y 3,0 यहाँ कहीं, ठीक है। अब इन दोनों को ड्रॉ कर दें अगर, तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी इसकी, अगर यहां पर इक्वल होता तो। सब सहमत है इस बात से? लेकिन जब पता है लेस देन या ग्रेटर देन साथ में इंक्लूड हो जाता है, तब हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे कहूंगा, देखो आंसर या तो सारा इस तरफ का आ जाएगा या सारा इस तरफ का आ जाएगा, और ये जो इसके ऊपर के पॉइंट्स होंगे वो तो इंक्लूड होंगे ही होंगे। बताओ क्यों इंक्लूड होंगे वो? क्योंकि वहां पर इक्वल टू भी तो है। मैंने पहले भी कहा जब इक्वल टू होता है तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स तो आंसर होते ही हैं, सॉल्यूशन कहते हैं उनको। बस लेस देन ग्रेटर देन की वजह से या तो इस तरफ के सारे आंसर भी आ जाएंगे या फिर उस तरफ के आंसर भी आ जाएंगे सारे। अब पता कैसे चलेगा कौन से आंसर आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे? पुट करके। आप इधर का कोई भी एक पॉइंट ले लो, इधर का कोई भी एक पॉइंट लो, एक्स और वाई, बताओ
-2 -1 वो यहाँ कहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे चेक करते हैं, अब देखो x की डालो -2 तो ये बन जाएगा -4, यहाँ डालो -1 तो -3 और -4 -7 आएगा। क्या -7 लेस देन 6 है? हाँ है ना? तो क्या इस पॉइंट को आप इसका सॉल्यूशन बोलोगे? हाँ, मैंने आपसे पहले भी बताया था, पिछले टॉपिक में इस्तेमाल हुआ था ये काम हल्का फुल्का। जब ये वाले पॉइंट, कोई भी पॉइंट ग्राफ से लेके आप इसमें पुट करो और वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो ट्रू बोलते हैं ना, यानी जो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये सॉल्यूशन होगा यानी साफ हो गया, इस लाइन के नीचे वाले सॉल्यूशन होंगे। तो अगर इस लाइन का सॉल्यूशन हमसे पूछा जाएगा इस चैप्टर में तो हम ऐसे एरो लगाएंगे, देखो इस लाइन के इस तरफ के, इस लाइन के इस तरफ के सारे पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन होंगे लीनियर इनइक्वालिटी का। आई बात समझ में? तो ये तो चल गया होगा पता। मैंने तुमसे जब कहा था 2x + 3y = 6 होने पर सॉल्यूशन केवल लाइन के ऊपर के आते हैं। अब 2x + 3y लेस देन या ग्रेटर देन साथ में आ जाए इक्वल के, तो आंसर केवल इक्वल वाले नहीं आएंगे, लाइन के ऊपर वाले या तो इस तरफ के आएंगे या उस तरफ के भी आएंगे। चल गया पता? इस तरफ वाले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस तरफ के सारे पॉइंट्स अगर एक्स और वाई की जगह पुट किया जाए तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दो कि आपसे अगर कोई पूछे तो इस लाइन ने, ये जो लाइन बनाई हमने ये वाली, इस लाइन ने पूरे एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में तोड़ दिया। 1 देख, यहाँ 1 होगा और यहाँ 2, हाँ शायद होगा, शायद नहीं, जरूरी नहीं है। 1,2 ऊपर चला जाएगा वहां पर। उसका मतलब क्या है? ग्राफ में पता चलेगा ना। तो अगर तो एक्स की वैल्यू यहाँ होगी, 2 था पॉइंट, एक्स की वैल्यू 1 यहाँ होगी तो 2 यहाँ होगा ना इस जगह पर 1,2। आंसर होगा या नहीं होगा? चेक कर लो, देखो एक्स की डालो वैल्यू 1, -2 -3 बोला था इसने मेरे को, तो -2 -3 यहाँ कहीं आता। मैंने तो एक बार एक्स को 0 लिया, एक बार वाई को 0 लिया। लाइन बनाना भी सिखाना पड़ेगा क्या तुम्हें? 9th में बनाई, 10th में बनाई, अब 11th में लाइन बनाना सिखाऊं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जब इसका ग्राफ बनाया हमने तो इसके ग्राफ ने इस पूरे एक्स वाई प्लेन को कितने हिस्सों में बांटा? 3 पार्ट। मोटे तौर पर देखा जाए ना, 3 पार्ट में तोड़ दिया इस लाइन ने। एक पार्ट होगा ये वाला, लाइन के लेफ्ट, लाइन के नीचे वाला, एक लाइन के ऊपर वाला और एक ऑन द लाइन। 3 पार्ट आगे नहीं आ गए? इन 3 पार्ट में से आंसर कितने होंगे? अब 2 पार्ट। एक कौन सा? ऑन द लाइन वाला पूरा आंसर होगा इसका, और एक बिलो लाइन वाला आंसर होगा इसका। तो ये एक एमसीक्यू का बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है एमसीक्यू का कि जब भी कोई लीनियर इनइक्वालिटी आती है तो वो पूरे एक्स वाई प्लेन को कितने हिस्सों में तोड़ती है? एक्स वाई प्लेन को पूरे 3 हिस्सों में तोड़ देगी वो। और जब आंसर ढूंढने की बात करेंगे तो आंसर हमेशा नहीं, हमेशा तो नहीं, आंसर कभी कभी 2 रीजन आएंगे, कभी कभी एक आएगा। सपोज करो यहां पर देख रहे हो, सुनो, यहां पर अगर आपको ना = का साइन ना मिलता, केवल 2x + 3y < 6 होता अगर, तो क्या आप बोल सकते थे इस लाइन के सॉल्यूशन इसके ऊपर वाले भी आते क्या? नहीं, केवल और केवल कौन से आते? ये नीचे वाले केवल। ठीक है, उस केस में सुनो, उस केस में लाइन को बनाने का तरीका बदल जाता है। अगर यहां पर = नहीं मिल रहा तो क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर वाले तो आंसर होंगे नहीं, अब तो ये वाली जो लाइन है ना, मेन लाइन, वो कुछ इस तरीके से बनती है, देखो ऐसी डॉटेड। अगर = का साइन नहीं होता तो, अगर होता है = के साथ में तो बोल्ड बनती है लाइन बस। क्योंकि बोल्ड बनने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन में ये लाइन भी होती है और नीचे का होता है या फिर ऊपर का होता है आंसर में। यहां लेस देन मिला तो आंसर केवल या तो नीचे का होगा या केवल ऊपर का होगा। बात समझ में आ गई कि इस पूरे टॉपिक में लीनियर इनइक्वालिटी, पूरे टॉपिक में कभी भी आपकी वैल्यूज जो आएंगी यानी जो सॉल्यूशंस आएंगे वो एक नहीं आएगा, क्योंकि आपको बार बार ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल मिलेगा, तो आपके सॉल्यूशन बहुत सारे आने वाले हैं। समझ आई? ये तो काम किया हमने ग्राफिकली ढूंढने वाला, इसके सॉल्यूशंस ग्राफिकली ढूंढने वाला। ये काम हमको सेकंड एक्सरसाइज में मिलेगा। कॉम्प्लेक्स, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स मैं कह रहा हूं, लीनियर इनइक्वालिटी की एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज आएगी 6.2, पुराने वाली एनसीईआरटी में। नई वाली में चैप्टर 5 नंबर पे है ये, ठीक है ना। तो इसकी सेकंड एक्सरसाइज ना, क्वेश्चन लिखा होगा, पता है क्या? देखो क्वेश्चन लिखा होगा, सॉल्व ग्राफिकली।
ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा और ये इक्वेशन बनी होगी बस वहां पर एक। तो इस इक्वेशन का पहले आप ग्राफ बनाओगे और फिर कोई भी एक पॉइंट लो, जैसे हमने यहां पर पॉइंट लिया, पता लगाने के लिए क्या आंसर नीचे आएंगे या ऊपर के आएंगे। अगर ये वाला पॉइंट लिया, पुट करा, कंडीशन ट्रू आ गई, यानी ये आंसर है, और ये आंसर है तो लाइन के नीचे है तो नीचे शेडिंग कर दो बस इस तरीके से। और आंसर क्या लिखेंगे फिर इसका आंसर केवल ये नहीं लिखेंगे शेडिंग करना। शेडिंग करना इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको शेडिंग करने के बाद एक चीज और लिखनी पड़ेगी, शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, बस। यानी इस लाइन के इतने सारे सॉल्यूशन होंगे, ये सारे यहां वाले, इधर का कोई भी पॉइंट उठा लो ना, इस लाइन के इधर के कोई भी पॉइंट उठा लो और इस इक्वेशन में पुट करो, सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सारे सॉल्यूशन हुए ना फिर इसके। ओके, तो जो पहली एक्सरसाइज हमारी है, ये काफी आसान काम था, कुछ नया नहीं था इसमें, सब पुराना ही है। आर्यन को समझ में आया तेरे को? तो काम आसान वाला है, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज है उसमें इनइक्वालिटी का बेसिक समझाया गया है। जैसे कि देखिए, एक छोटी सी इक्वेशन लिखता हूं, 2x प्लस 5x बाई 3 ग्रेटर है इक्वल टू 1/2। मान लो ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने, 2x प्लस 5x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। हमने कह रहा है फाइंड सॉल्यूशन। देखो इसमें दो वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल नहीं है और ना ही लिखा हुआ मिलेगा सॉल्व ग्राफिकली। तो नॉर्मल सॉल्व कैसे करते हैं, अपना पुराना तरीका, यहां पे 1 लगा के एलसीएम ले लें, 3 क्या आएगा यहां पर 6x प्लस 5x। ये साइन ऐसे चलता रहेगा, देखते रहना, ठीक है ना। अब ये 2 की इंटू इसमें हुई तो क्या बन गया, ये तो पहले 11 हो गया, 11 की भी 2 में हुई तो 22x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की इधर भेजो, सही है। तो जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 के अपॉन में चला गया 22। अब क्या मतलब है इसका, x की वैल्यू कौन सी होगी, नहीं ग्राफिकलिटी करना इस बार, ग्राफिकली नहीं करना। आप x की वैल्यू सोचो कौन कौन सी आएंगी, ये कितना होल्ड, ये x की वैल्यू कितनी आएगी 3/22, 3/22 से बड़ी। आप कैसे लिखोगे, कैसे आंसर को, इससे बड़ी है ना, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हम इस्तेमाल करेंगे इंटरवल का। इससे बड़ी वैल्यू दिखाने के लिए इंटरवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरवल कैसे, x की वैल्यू बिलोंग्स टू 3/22 से लेके कहां तक जाएगी कुछ पता नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगी वो। यहां पर क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो x की वैल्यू 3/22 होगी और उससे बड़ी चाहिए थी, तो इंटरवल का मतलब ये होता है सारी उससे बड़ी वाली आ जाएंगी। पहले एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन मिलेंगे हमको, सही है, आसान है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट कुछ इस प्रकार है, अगर आपको क्वेश्चन में कहा उसने कि केवल x की रियल वैल्यू होनी चाहिए तो ये आंसर ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ऐसे भी मिलेंगे जहां पर लिखा होगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो ये आंसर आया था और उसने बोला आपको कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, x की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो 3/22 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ये 3/22 कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उससे बड़ा नेचुरल नंबर सबसे पहला 1 ही होगा ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए, ये पहला क्वेश्चन हो गया पहला रियल नंबर के लिए, अगर वो बोलता है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहां पे x की वैल्यू क्या क्या आएंगी, अब आप मुझे ये बताओ सोच के कि यहां मैंने इंटरवल की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, यहां पर वैल्यू क्यों लिखी, क्योंकि रियल नंबर यूज नहीं करने। अगर आप यहां पर इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू भी आएंगी, फिर 1.1 1.2 1.3, जबकि वो यूज थोड़ी करनी है, हमें तो केवल क्या चाहिए नेचुरल नंबर। तो इससे बड़े नेचुरल नंबर सबसे पहला 1 ही होगा, फिर अगला क्या होगा 2, फिर अगला 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर वो बोलता है नेचुरल नंबर तो इस तरीके से लिखे जाएंगे आंसर, अगर वो बोलता है रियल नंबर तो रियल नंबर आप इंटीजर की इसके इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ, इंटरवल में तो सारे नंबर आते हैं ना, यहां से यहां तक के सारे नंबर आएंगे इंटरवल में, तो और उसमें नेचुरल नंबर भी होंगे और होल नंबर भी होंगे, मतलब फ्रैक्शनल नंबर भी होंगे, p/q वाले सब होंगे इसके अंदर। तो यहां मना कर दिया इसलिए, तो यहां इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, ठीक है। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन लिखें बढ़िया सा, इसको रब कर दो इस वाले को, इससे को
समझ में आ गया ना? ये एक्सरसाइज 6.2 का हिसाब है। 6.2 में एनसीईआरटी में कुल मिला के 12-13 क्वेश्चन है और सारे ऐसे हैं बस, तो वो समझ लो हमने कर ली एनसीईआरटी वाली। और होमवर्क हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे ही मिला करेंगे। होमवर्क मजा तो तब आएगा जब आरटी के या फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, वो धीरे धीरे चला करेंगे। एरो का मतलब क्या होता है? लाइन से नीचे जहां एरो जा रहा है, यानी इस तरफ को यहाँ से। कुछ बच्चे तो यहाँ पर शेडिंग करते हैं पेंसिल से, मैं तो एरो के लिए कह रहा हूँ। केवल किताब में देखना, तुम्हें जो किताब है ना तुम्हारी, उसमें लाइन के नीचे ब्लू कलर का हिस्सा मिलेगा शेडिंग। हम तो काम को आसान करने के लिए तुम्हें लाइनर आने कह रहा हूँ मैं, हल्की हल्की बस। लाइनर का भी मतलब भी वही होता है जो किताब में शेडिंग का होता है। मैडम मिला? नहीं, ये 7 खोल लिया आपने। 6 ना नई वाली में है ना, ये पुरानी वाली में 5 है। नई वाली किताब में ये जो यहाँ पर हमने अभी काम किया ये है ही नहीं। क्या मतलब हुआ इस बात का? रिड्यूस्ड सिलेबस है हमेशा की तरह, आपको अपाहिज बनाने की साजिश। लेकिन हम सीख चुके हैं और हम अभी एक बहुत बड़ा चीज और सीखेंगे। किताब में तो हटा रखी है, कोई बात नहीं, हम तो सीखेंगे। हमें तो सब सीखना है भाई। ये आ गया समझ में? मैडम जो इस क्वेश्चन में सबसे खतरनाक लग रहा है ना एक्सरसाइज में, बताओ क्वेश्चन। 2x - 1 3 लेस देन इक्वल टू ऐसे, फिर हाँ हाँ हाँ, बस चेक कर लो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू दोनों है कि केवल एक ही है? ग्रेटर देन है, मतलब कंफ्यूजन होता है तुम्हें भी इसमें। बहुत से बच्चों को इस साइन में कंफ्यूजन होता है पढ़ने में, तो मैं आपकी कंफ्यूजन हेतु उसे दूर करने के लिए बता दूं कि जिस तरफ ये पॉइंट होता है ना, टिप, वो वाला हिस्सा छोटा होता है। जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वो वाली चीज बड़ी होती है। तो डिपेंड करता है आप बोलते किस तरफ से। अगर आप इस तरफ से बोल रहे हो, आप इस तरफ से बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे? 2x - 1/3। मैंने क्या कहा? ये चीज क्या होती है? बड़ी। तो आप बोलोगे 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन, फिर ये चीज बोल दोगे। अगर आप इस तरफ से बोल रहे हो, अगर आप इस तरफ से बोल रहे हो तो बोलोगे 3x - 2/4 - 2 - x/5 इज लेस देन, फिर ये चीज बोलोगे। डिपेंड करता है आप किस तरफ से बोल रहे हो, लेकिन कायदा ये कहता है हमेशा लेफ्ट साइड से बोलना चाहिए। हम पढ़ते तो इधर से इधर को ही हैं, तो ये चीज पहले पढ़ेंगे। सारा अभी खत्म कर दोगे, बाद में क्या पियोगे फिर? ऐसे पी रहे जैसे पता नहीं कितने दिन के प्यासे होंगे, अभी 10 मिनट हुए नहीं क्लास शुरू हुए, और ऐसे पी रहे जैसे जैसे मदिरा भर के लाया हुए। बात समझ में आ गई? जिस किसी को कंफ्यूजन है, जिस किसी को इसे पढ़ने में कंफ्यूजन होता है, वो ये सही टाइम है अपना कंफ्यूजन दूर करने का। पढ़ना ठीक से सीख लो। अगर नहीं सीखा तो ये कंफ्यूजन आगे तक चलेगा और हर जगह बेइज्जती कराएगा तुम्हारी। ठीक है, सही जगह है, यहाँ बेइज्जती वगैरह कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि सब बच्चे ही ऐसे होते हैं। कॉलेज में जाके, स्कूल में जाके 50 बच्चों में उल्टा पढ़ोगे तो पक्का बढ़िया वाली बेइज्जती होगी। ध्यान रहेगी बात? चलिए अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो क्या करते हैं, ये साइन ऐसे छोड़ते हैं, इसे ऐसे छोड़ते हैं, पहले यहाँ सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। चलिए, ये 2x - 1/3 ऐसे कैसा, ये साइन ऐसे कैसा। 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 5 जा, 5 की ऊपर वाले से होगी तो 15x - 10 माइनस 5 की 4 से जाएगी, तो 4 की ऊपर दोगी तो, मैंने साइन चेंज कर दिए। जब 5 की 4 से होती है 20, तो 4 की ऊपर वाले से करेंगे तो 4 2 8 आएगा, ये तो माइनस करेगा, इस माइनस से ये तो प्लस का हो जाएगा ना 4x। साइन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब 3 से तो कटता नहीं, चलो 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x, ये प्लस का है और ये प्लस का है, यानी 19x, और माइनस का 18/20। इससे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना ये। अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कायदा तो ये कहता है, कायदा कि लेस देन ग्रेटर देन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की जाती, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू हटानी तो नहीं। तो एक तरीका कहता है आप दोनों तरफ 20 की इंटू कर दो। अगर दोनों तरफ 20 की इंटू करी तो यहाँ पे आएगा इंटू में 20, वो इसको काट देगा, फिर यहाँ बचेगा ना, तो वो वही वाला 20 होगा जो यहाँ से आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई बोलने पर। फिर दोनों तरफ 3 की इंटू कर देंगे, तो ये वाला 3 इस वाले को काट देगा, यहाँ बच जाएगा ना 3, वो ये वाला 3 होगा जो जा रहा है यहाँ पर। तो हम बोल देते हैं, कह रहा हूं हम बोल देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली में वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रही होती। मैथमेटिक्स का जो रूल होता है वही होता है कि दोनों तरफ 20 की इंटू करो, तो 20 की इंटू करो तो ये 20 यहाँ आता है, दोनों तरफ 3 की इंटू करो तो ये 3 यहाँ चला जाता है।
उसे आसान करने के लिए हम बच्चों को सिखाने के लिए बोल देते हैं छोटों को कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा, 3 वहां चला जाएगा। अब तुम जो मर्जी बोलो, होना तो वही है कि ये 20 यहाँ आएगा, ये 3 वहां जाएगा। ये साइन नहीं छेड़ रहे, देखो हम 20 को यहां लाए तो क्या होगा, ये साइन ऐसे कैसा, 3 को भेजा वहां पर तो 57x माइनस 54। कोई समस्या? चलिए अब बताइए, x वाले एक तरफ करें, एक तो यहाँ 40x। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा, x वाला 57, तो इसे उधर भेजना चाहिए और इस 54 को इधर ले आते हैं। तो ये साइन ऐसे कैसा, 57 ये और 40 माइनस हुआ तो 17x, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 20 और प्लस का 54 यानी 34। अब ये 17 नीचे आएगा, ये साइन ऐसे क्या ऐसा, देखो 34 के अपॉन में आया तो 2 आ गया भाई साहब, इक्वल टू नहीं है। पढ़ो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आप यहां से पढ़ोगे 2 की तरफ से या x की तरफ से पढ़ोगे। देखो कायदा तो ये कहता है कि लेफ्ट से पढ़ना चाहिए, लेकिन एक कायदा और कहता है कि जब वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं तो x की वैल्यू से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो इसे ठीक कर लो, एरो लगा के ना, देख रहे हो x की तरफ क्या है, टिप है ये, तो आप इसे ठीक करके लिखो, ऐसा करके लिखो। अब पढ़ो, देखो x की तरफ यहाँ अभी टिप थी, x की तरफ अभी भी टिप है। अब क्या पढ़ेंगे, x की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर 2 से छोटी होगी। अब इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, इंटरवल की फॉर्म में, तो 2 सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, बाकी सारी छोटी होंगी। तो यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस के इनफाइनाइट से 2। चेक करिए, जब हम इंटरवल लिखते हैं ना इंटरवल, तो इंटरवल में पहले लिखते हैं सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो x की जब वो कह रहा है 2 से छोटी, तो 2 से छोटी तो माइनस के इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकती है, तो माइनस के इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, कॉमा 2 तक, और क्योंकि वहां इक्वल टू है 2 पे, इसने क्लोज लगा दिया। तो इसको पूरे को सॉल्व करके ये सारी वैल्यूज हैं इसका सॉल्यूशन, ये सारी वैल्यूज इसका सॉल्यूशन है। पहले एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन है। वो ग्राफ आप लोग कॉपी बना लेना ना, फेयर में मतलब ग्राफ में बनाना। अब हमें कुछ समझना है, देखो अगर आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन मिला, उसको सॉल्व करते करते आप इस स्टेप पे आ गए, इस स्टेप के बाद में छोटा सा ट्विस्ट है, अब वो समझ रहे हैं। देखो हमें क्या, अब होगा क्या, हमें तो x की वैल्यू अगर ढूंढनी है तो x प्लस का होना चाहिए ना। तो हम अगर यहाँ इक्वल टू होता था तो क्या करते थे, इस माइनस को इधर भेज देते थे। लेकिन लेस देन ग्रेटर देन में ये काम नहीं होता इतने आराम से, साइन चेंज करना पड़ता है। इक्वालिटी का शायद मैंने पहले ही बताया था आपको, एक बार नहीं बताया था ना। जब भी x जो हमें ढूंढना है वो माइनस का होगा, तो आपको दोनों तरफ माइनस की इंटू करनी पड़ती है। तो दोनों तरफ माइनस की इंटू करने पर ये क्या बन जाएगा, प्लस का 2x, और ये साइन हो जाता है उल्टा, और ये बन जाएगा माइनस का 4। दोनों तरफ माइनस की इंटू करूंगा तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा और ये साइन उल्टा हो जाएगा। ओके, तो अब x की वैल्यू बताओ क्या आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को एक तरीके से और समझ सकते हैं। देखो चलो, अगर हमें दोनों तरफ माइनस की इंटू नहीं करनी आती, या फिर हमें साइन चेंज करना याद नहीं रहता, तो क्या करेंगे, हम इस माइनस के 2x पे इधर भेज देते हैं। तो यहां पे क्या बचेगा, इस तरफ 0, माइनस के 2 को नहीं, मैं तो पूरे को भेज रहा हूं, ये पूरा 0 बचा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये 4, और ये क्या हो गया प्लस का 2x। बोलिए कोई समस्या इसमें, और x निकालना है, x प्लस का हो गया ना, 4 को इधर भेज दो। 4 कैसे पढ़ा जाएगा, अब ऐसे देखो, मैच करो इसको, इन दोनों को मैच करो। 2x बड़ा है ना, देखो -4 से, अब देखो 2x बड़ा है, देखो -4 से, बात तो एक ही हो गई ना। अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं करना कि इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो आसान है, दोनों तरफ माइनस की इंटू करो और इनइक्वालिटी को क्या कर दो, बस उल्टा कर दो। दोनों का मतलब तो एक ही है। जिसको ये ध्यान नहीं रहता कि दोनों तरफ माइनस से इंटू करने पर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, फिर उसको ऐसे बता देते हैं हम लोग, वही कि जो x वाली वैल्यू ढूंढनी है वो प्लस की होनी चाहिए, तो आप उसे उधर भेज दो प्लस में, तो फिर 4 वाले को इधर लाना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको तो इस वाले स्टेप के बाद सीधे ये स्टेप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ये स्टेप मिल जाएंगे आपको, तब ये बात ध्यान रखना। हो सकता है कहीं क्वेश्चन की, मैंने कहा ना ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा आपको, केवल आपको ये लाइन क्वेश्चन के किसी बीच में मिलेगी, है ना। और जब क्वेश्चन के बीच में मिले तो भूल मत जाना इस बात को कि x ढूंढना है और वो नेगेटिव है। केवल इस माइनस को इधर मत भेज देना, साइन चेंज जरूर करना है। एक क्वेश्चन और करें, यहाँ पर केवल लेस देन इक्वल नहीं है, ठीक है भाई।
ये कौन से नंबर पे है? अब इसे क्वेश्चन को हम खुद करने की कोशिश करते हैं। चलिए कॉपी उठा लीजिए आप लोग, अपनी पेन उठाइए और सॉल्व करिए, फिर मैं करूंगा बाद में। अगर ये क्वेश्चन तुमने ठीक कर दिया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और फिर बाकी क्वेश्चन भी तुमसे होने शुरू हो जाएंगे। दो बच्चों का आ रहा है, 3 का आ रहा है, x ग्रेटर देन 4। आर्यन तुम्हारा आया भाई साहब? इनका आ गया, अच्छी बात है। जिनका नहीं आया वो यहाँ देख लो। हाँ तो करते रहो। इनका एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 3 पंजे पे यानी 25x माइनस 10 माइनस 5 3 जा 3 की करें तो 21x प्लस का 9, तो ये 15 चला गया यहाँ 15x, ये 4 गया इधर 25 माइनस 21 4x और माइनस का 1 15x 16x माइनस 4, इसे इधर भेजें, इसे भेज दें तो ये लो ऐसे आ गया। और है भाई जी, एक कहावत सुनी तुमने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? लगता नहीं खुद नाचना और इल्जाम लगा रहे कि भाई फर्स्ट टेढ़ा है तुम्हारा, हमसे नाचा नहीं जा रहा। खत्म से क्वेश्चन को कह रहा किताब में गलत है, जबकि आधे से ज्यादा बच्चों का आ गया आंसर ये, और फिर भी हिम्मत रखता है कहने की कि किताब में गलत है। यहाँ देखो जरा एक चीज, अब इसका आंसर यहां नहीं छोड़ना। इसका आंसर अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे? ओए 4 से बड़ा चाहिए, 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो यहां भी ओपन, यहां भी ओपन। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अगर सुनो सुनो, अगर आपको इस आंसर को नंबर लाइन पे शो करना होता, ग्राफिकली नहीं कह रहा, नंबर लाइन पे शो करना होता तो नंबर लाइन ऐसे होती 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चल रही होगी। तो बताओ x की वैल्यू 4 से बड़ी, तो देखो यहां पर 4 पे तो लगा देंगे ओपन इंटरवल वाला गोला, याद है, और आगे की तरफ हो जाएगी बस ऐसे शेडिंग गाड़ी गाड़ी डार्क। ये आंसर हो जाएगा इसका। आपका जो आंसर होगा वो डार्क दिखना चाहिए बाकी लाइन से। मैडम ठीक है रिया जी? आर्यन देख भाई, जब यहां पर 4 के आगे इक्वल टू नहीं है इसलिए ना ये छोटे वाले ब्रैकेट लगाए। छोटे वाले ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल। तूने इतने दिन घर में कुछ ऑनलाइन या फिर कुछ पढ़ा? तो पहली एक्सरसाइज में हमारे कुछ 18 या 20 क्वेश्चन है ऐसे वाले, जिनमें से दोनों बड़े वाले हमने कर लिए, तो उम्मीद है छोटे वाले आप लोग कर लोगे आराम से। अब 26 हैं, ठीक है, ये सारे तो हम कर लेंगे। होमवर्क बस एक एक्सरसाइज, अभी तो 1 घंटा ही हुआ। होमवर्क के लिए 2 हो गई, ये वाली भी मिलेगी, अब वो अगले वाली ग्राफिकली वाली भी मिलेगी। वर्ड प्रॉब्लम सारे करने हैं अभी तो हमने किया ही केवल ये वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम तो शुरू ही नहीं करे ना अभी। बताइए कोई समस्या? एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? अभी जिनके पास है एनसीईआरटी वो निकाल लो। हाँ भाई, एनसीईआरटी की 6.1 पुराने वाली में और नई वाली में 5.1 जरा ओपन करिए और सब देख लीजिए ऐसे वाले कितने क्वेश्चंस हैं। ग्राफ वाले नहीं, मतलब नहीं ग्राफ नहीं है, वो नंबर लाइन है। वर्ड कॉलम्स के अलावा कितने हैं? 20। ये जितने भी हैं वर्ड कॉलम्स के अलावा वो सारे आपको ऐसे वाले अब कर लेने हैं। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, वर्ड प्रॉब्लम वाला कौन सा है? रवि वाला क्वेश्चन है ना। रवि के 3 टेस्ट की बात चल रही है। देखो उस क्वेश्चन में जो रवि के 3 टेस्ट हुए, 2 टेस्ट हुए, आगे पढ़ो जरा। ये नए बच्चे हैं, पता ही नहीं अभी, ध्यान से पढ़ो। 3 टेस्ट की बात चल रही है क्वेश्चन में, 2 टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं और फिर कह रहा बताओ तीसरे में कितने स्कोर करे, कि कम से कम कितने स्कोर करे कि ताकि एवरेज उसका 60 और 60 से ऊपर हो जाए। सही बात है। तो रवि के पहले टेस्ट में कितने हैं? अगले में 75, तो उसके अगले वाले में एक्स मान ले, थर्ड वाले में एक्स मान लेते हैं। अब हमसे उसने कहा मधुर तो अभी भी यहीं पर ही है क्या क्वेश्चन में? यहाँ क्या समस्या जल्दी बता। तो हो गया, यहाँ पे उसने बोला एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी है। 4 से बड़ी में पहले वाले कैसे हो जाएंगे? वन इंटरवल का मतलब होता है इसके और इसके बीच का आंसर बस। तो 4 के पहले वाले कैसे हो जाएंगे फिर? ठीक है, यहां पर देखो ये 2 टेस्ट के मार्क्स दे रखे थे, तीसरे वाले के हमने खुद लेट कर लिए। ठीक है, अब उसने कहा जो रवि का एवरेज आए, एवरेज तीनों मार्क्स का, वो क्या बोला उसने? एटलीस्ट 60 बोला। क्या बोला? अब एटलीस्ट का मतलब आपको समझना पड़ेगा। एटलीस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कम से कम।
अब कम से कम में दो ऑप्शन है मेरे पास। ओए यहाँ देखो, कम से कम मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं ऐसे लिखूं इसको, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, या फिर मैं लिखूं एवरेज लेस देन इक्वल टू 60। आप लोग कौन कौन किस किस को प्रेफर करता है इसमें से? ऊपर वाले को कितने बच्चे प्रेफर करते हैं? अच्छा ठीक है, नीचे वाले को? क्योंकि वहां पे लिखा है एटलीस्ट। अब या तो ये आंसर सही होगा, मतलब तरीका, या तो ये। अब देखो, उसने कहा कम से कम 60 नंबर आने चाहिए, कम से कम एवरेज, कम से कम 60 एवरेज आना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है? 60 आए या 60 से ज्यादा। जिसे एटलीस्ट का मतलब पता होगा वो समझ जाएगा कि यहीं पर पहले वाले में ही एवरेज या तो 60 है या 60 से ज्यादा है। पढ़ के देखो, एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 का मतलब क्या है? एवरेज या तो 60 के इक्वल है या 60 से ज्यादा है। तो ये वाला तो एटलीस्ट में हो नहीं सकता। इसे कैसे पढ़ा जाएगा? एवरेज या तो 60 है या एवरेज 60 से कम है। देखो, तो एटलीस्ट कैसे बोलेंगे उस चीज को? तो एटलीस्ट के लिए हमें तो एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हमें चाहिए। तो एवरेज हमें पता है कैसे निकलता है एवरेज? तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करिए बाई 3, ये तो होता है एवरेज। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए? 60। इसे दरवेज दें, यहां हो गया 145 प्लस एक्स और यहाँ 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? करोगे क्या है, कुछ और आएगा? इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं, और बताओ। एवरेज ये लाने के लिए उसे कम से कम कितने मार्क्स चाहिए? उसे अगर 2 टेस्ट में मार्क्स मिल गए थे, तीसरे वाले में कम से कम 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे या 35 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, तब उसका एवरेज 60 आएगा या 60 से ज्यादा आएगा। अगर वो एग्जैक्ट 35 ले आया, 35, तो उसका एवरेज पूरा 60 हो जाएगा। नंबर लाइन पे वही नंबर बना के 35 लेकिन आगे 100 ही रहेगा, बस 100 तक। तो कि ये मार्क्स है ना, तो मार्क्स 100 में से और होंगे नहीं। तो देखो, एवरेज यहाँ पे चल रहा है तो कितने हो सकते हैं हमें नहीं पता। हम नंबर लाइन में बनाते हैं। अब ये तो यहाँ पे नंबर लाइन बनाई थी तुमने, यहाँ तो नहीं कहा सर आपने यहाँ पर 1000 या 2000 या इनफाइनाइट शो नहीं करा। यहाँ पर भी तुझे कौन सा 35 36 37 के बाद 38 39 40 41 42 से लेके 80 85 सब लिख के दिखाना पड़ता है। नंबर लाइन पे हम नंबर लाइन बनाते हैं, इस 35 से पहले की वैल्यू लिखेंगे, कुछ बाद की लिखेंगे, और जो बाद वाले होंगे उन्हें डार्क कर देते हैं बस। अब वो कहीं तक भी हमें क्या फर्क पड़ रहा? तो हमें क्या फर्क पड़ रहा कहां तक जा रही? हमसे पूछा क्या उसने? हमसे केवल इतना कहा भैया कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो हम कह देंगे कि गुरुजी कम से कम 35 नंबर लाने पड़ेंगे उस छात्र को, तब उसका जो एवरेज है वो 60 आएगा। कम से कम 60। ये नंबर बढ़ेंगे, एवरेज बढ़ते चला जाएगा। उस चीज पे फोकस कर रहे हो जिसकी कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है कि कितने में से आए होंगे नंबर। हद हो गई भाई। अगला देखो, सेम क्वेश्चन है, बस हमें 5 सब्जेक्ट है ना। अगला वाला उसमें 5 सब्जेक्ट है तो उसे अपने आप करना होगा आपको। मैडम नंबर लाइन पे दिखाने जो थी नहीं वैसे से, ठीक है दिखा दिया, कोई बात नहीं। हाँ भाई, अगला देखो, अगले वाले में 5 सब्जेक्ट के इसको वो दे रखे हैं। नहीं, हम तो ये वाले कर रहे हैं ना, ये वाले इनमें थोड़ा लिखा है कहीं। ये वाले इन 4 के लिए है ना केवल, मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है अच्छी बात है। तुम्हारी वो जीत हुई, तुम जीत गए। अगला पढ़ो, वो वाला नहीं पढ़ना हमको, 5 सब्जेक्ट वाला, उसके अगले वाला पढ़ो। वो तो खुद कर लोगे 5 सब्जेक्ट वाला घर पे। अब जब 3 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना आ गया तो 5 का भी निकाल ही लेंगे। अगला वाला पढ़ो, पेयर वाला होगा। देखो दोनों का हमें वो पेयर ढूंढने हैं, पेयर जो कॉन्जिक्यूटिव हो और ऑड हो। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑड जैसे 3 हो गया तो अगला ऑड कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जस्ट बाद वाला, तो 3 है अगर पहला नंबर, तो अगला जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड होगा वो 5 होगा। तो 3,5 ये पेयर आ गया ना। ऐसे ऐसे पेयर ढूंढने हैं हमको। तो हम, हाँ वही बता रहा हूं, हमें ऐसे ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिन दोनों को जोड़ने पर क्या बोला है 11 से ज्यादा है सम, लेकिन वो दोनों नंबर खुद 10 से कम होने चाहिए। समझ आई? दोनों का सम तो 11 से ज्यादा है, लेकिन वो दोनों नंबर खुद 10 से कम होने चाहिए। जैसे कि 7,9 चेक करो, 7 और 9 दोनों ऑड है, 4 5 नहीं हो सकता भाई, 4 इवन होता है। 7,9 में दोनों ऑड है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों का सम देखो 10 से ज्यादा 11 से ज्यादा है, और दोनों खुद 10 से कम है। लेकिन हमें सीधे आंसर नहीं लिखना ना, हमें तो दिखाना है करके। ओके चलिए,
क्या नंबर है क्वेश्चन का? 23 क्वेश्चन है। हमसे बोला तो पहला ऑड नेचुरल नंबर x ले लिया, तो सेकंड ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो x+2 ही होगा। सही बात है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमसे कहता है दोनों का सम क्या होना चाहिए? 11 से ज्यादा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम यानी ये प्लस ये 11 से ज्यादा। देखो सही लिखा क्या मैंने? ये पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर 11 से ज्यादा। सही है। तो यहां से क्या बना? 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, x यानी पहला वाला नंबर 9/2 से ज्यादा यानी 4.5, 9/2 यानी 4.5, 4.5 से ज्यादा ऑड नंबर कौन सा होता है? 5। ठीक है ना? देयरफॉर पहला नंबर अगर 5 हुआ तो अगला क्या होना चाहिए? 5 + 2 यानी 7। जी रखा है वहीं देखो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर पहला नंबर 7 हुआ तो 7 में फिर +2 करें तो 9 है ना। फिर अगला नंबर अगर 9 लें तो अगला 11 आता, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? क्वेश्चन में कहा है दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। ये 10 से छोटा है लेकिन ये 10 से छोटा नहीं है, यानी ये वाला पेयर हम कंसीडर नहीं करेंगे, केवल हमारे ये दोनों ही आंसर हैं। यही वो दोनों पेयर हैं जो दोनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। कौन कौन सी? कि हमारा दोनों का सम आना चाहिए 11 से ज्यादा और दोनों नंबर खुद 10 से कम होने चाहिए। बताइए आया समझ में? समस्या बताओ। 3,9 में 3,9 में कॉन्जिक्यूटिव कहाँ हो गए दोनों? ऑड, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ये सब चीजें बोली है उसने। तूने ऑड तो ले लिए लेकिन 3 के साथ कॉन्जिक्यूटिव आएगा 5। अब देखो इसके अगले वाला फिर ऐसा ही है। अगला पढ़ो और बताओ मुझे क्या ऐसा ही है नहीं है? उसमें ऑड के बदले इवन बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या करेंगे अपने आप? ठीक है, वो 23 के बाद 24वां होगा, तो आप करते हैं हम लोग 25वां। देखो ट्रायंगल वाला है क्या वो? बताइए क्या बोला? किस तरह के ट्रायंगल की बात चल रही है? सिंपल ट्रायंगल है कोई तो बना लिया। देखो एक ये ट्रायंगल बना लिया हमने एक, और इस तरीके से बनाना कि तीनों साइड्स आपको अलग अलग लेंथ की लगे। देखो ये सबसे छोटी लग रही है, ये उससे बड़ी है साइड, सबसे बड़ी ये लग रही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बताओ क्या बोला हमारे क्वेश्चन में? लॉन्गेस्ट जो है वो 3 गुना है किसकी? शॉर्टेस्ट की। तो पहले शॉर्टेस्ट का अगर x मान ले तो लॉन्गेस्ट कितनी है? 2 चीजें चल गई बता और पढ़ो। थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है लॉन्गेस्ट से, यानी लॉन्गेस्ट में से बस। अब हमको क्या बोला? पेरीमीटर क्या? या जी इस चैप्टर में आपको पेरीमीटर 61 तो देगा ही नहीं वो, वहां तो एटलीस्ट एटमोस्ट जरूर बोलेगा वो। पेरीमीटर क्या बोला? एटलीस्ट 61। एटलीस्ट यानी कि कम से कम 61, अरे 61 या 61 से ज्यादा। तो ये वाला साइन आना चाहिए ना। अब पेरीमीटर हमें बताया तीनों साइड से क्या होता है? सम, यानी x + 3x - 2 + 3x। क्या? वो तो बाद की बात है ना, पहले सॉल्व कर लेते फिर सोचेंगे उसे क्या कह रहा है वो। ये हो गया 4x और ये 3x यानी 7x। ये 2 उधर आके प्लस का हो जाएगा ना 63। x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। क्या सही है? x की वैल्यू, अब देखो इसका मतलब बताओ मुझे, इसका मतलब बताओ। पढ़ के क्या पढ़ोगे इसको तुम? ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। ये तो ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 9, हिंदी में बताओ इसे क्या समझोगे? इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू या तो 9 हो या 9 से बड़ी। अब तू पढ़ क्वेश्चन भाई। आज क्या कह रहा था उसमें? क्या पूछा था? शॉर्टेस्ट साइड यानी ये वाली कि मिनिमम लेंथ। एक्स की वैल्यू तो निकली है, मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम से कम। अब कम से कम 9 नहीं तो होगा देखो, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू तो 9 से बड़ी होंगी उसमें। तो आंसर आएगा द शॉर्टेस्ट या फिर द मिनिमम साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड शुड बी 9। सबसे कम 9 होनी चाहिए शॉर्टेस्ट की लेंथ, तब जाके उसका पेरीमीटर एटलीस्ट कितना आएगा? 61। ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा होगा शायद बस, उसका हिंट मत पढ़ना कोई, ठीक है? नई वाली किताब में हिंट दे रखा है। हाँ पता नहीं कैसा करते हैं लोग, थोड़ा समझना पड़ेगा उसे, इतना आराम से नहीं होगा जैसे ये वाले सारे हो गए। ध्यान से पढ़ो, हो सकता है 2-2 बार पढ़ना पड़े।
समझ में आया क्वेश्चन? नहीं, हमें एक ना ऐसा बड़ा सा लकड़ी का पीस दे रखा है और उसके 3 पार्ट करे गए क्वेश्चन में। देखो, एक बड़ा सा लकड़ी का पीस है, उसके 3 पार्ट करे गए हैं, ठीक है। अब वो 3 पार्ट में फिर से बोल रहा है शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट के बारे में जानकारी दे रहा है वो, या फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में जानकारी दे रहा होगा। शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट के बारे में जरा पढ़ के बताओ पहले सेंटेंस में क्या बोला। ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, 91 पूरा है, इसके 3 पार्ट करने हैं उसके। अब वो 3 पार्ट के बारे में बता रहा होगा वो कुछ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब हम इसको या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिलेक्ट कर लें, या शॉर्टर शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के नाम से कर लें। बताओ कैसे करें? क्वेश्चन में जो लिखा हो, शॉर्टेस्ट लिखा पहले, चलो नॉर्मली एक्स मानते हैं शॉर्टेस्ट को। अगर ये शॉर्टेस्ट वाले को हम फर्स्ट मान लें तो सेकंड पीस बोला है ना क्वेश्चन में शब्द उसने, सेकंड पीस, और थर्ड पीस भी बोला है फिर उसने। अब पढ़ के बताओ, उसने सेकंड पीस के बारे में पहले बोला है या पहले थर्ड पीस के बारे में बात करिए? सेकंड की पीस के बारे में क्या बोला? बस x+3। तो या मैडम आप सहमत हो क्या इस बात से? क्या उसने कहा कि सेकंड पीस इज टू बी 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट? सही है, तो फर्स्ट भी हो गया यानी शॉर्टेस्ट वाला, सेकंड पीस भी हो गया। अब थर्ड पीस के बारे में कोई जानकारी दे रहा है क्या? टक कर रहा है। थर्ड पीस के बारे में नीचे लाइन में बता रखा है उसने, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, यानी कि 2x। बढ़िया, सब लोग क्या सहमत है इससे? अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अभी वो एक कंडीशन और दे रखी होगी, एक लाइन और है ना, उसे मत पढ़ो अभी, रुक जाओ, केवल ये चेक करो। एक और सेंटेंस है ना वो, उसे मत पढ़ो अभी, मैं कह रहा हूं, रुक जाओ, उसे ब्रेक लगाओ, वो दूसरी कंडीशन है। पहले इससे एक कंडीशन हासिल हो रही है हमें, देखो क्या क्या ये सही है? एक्स माना, सेकंड के बारे में पढ़ लिया, ये था, थर्ड के बारे में पढ़ लिया, ये था। हमें ये बोला था उसने कि 91 मीटर सेंटीमीटर जो भी था, ये क्या मीटर तो होगा, 91 मीटर का सेंटीमीटर का इतना बड़ा पीस था हमारे पास। फिर हमने उसे 3 पीस में काट दिया। अगर वो तीनों पीस की लेंथ हमें मिल चुकी है, अब अगर तीनों को जोड़ दूं तो अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सोचो, हमने इसके 3 पीस करे, कितने कितने करे उसकी बात नहीं, मैं इंपॉर्टेंस कह रहा हूं। हमने 3 पीस करे, अलग अलग हो गया ये पेन पूरा। अब मैं इन तीनों को वापस जोड़ रहा हूं, तो आपको लगता है कि उन तीनों को जोड़ के वापस पेन एग्जैक्ट उसी लेंथ का हो जाएगा जिसका पहले था? कह रहा है यस सर, अभिषेक कह रहा है नो सर, मधुर भी कह रहा है यस सर। बाकी लोग बोलो, क्या उन तीनों पीस को जोड़ के वापस से पेन की लेंथ एग्जैक्टली वही हो जाएगी जो पहले थी, या नहीं होगी? हो जाएगी। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस पूरे के इक्वल 91 लिख दूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, या फिर ऐसे लिख दूं? सकती है? क्यों छोटी क्यों होगी? बिल्कुल, जब इसकी कटिंग करेंगे ना तो 3 पार्ट तो अलग हो ही जाएंगे, लेकिन कुछ चूरा भी तो गिरेगा। वापिस जोड़ने पर आप चूरा नहीं जोड़ पाओगे, वापिस से लेंथ पूरी नहीं हो सकती। अगर हुई तो आइडियल कंडीशन होगी वो, तो उसके लिए इक्वल टू ले लिया। अगर वापिस से पूरा 91 हो गया तो, अगर नहीं हुआ 91 तो पक्का 91 से कम होगा, तो ये कंडीशन लेस देन। तो ये चीज आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि तीनों पार्ट को जोड़ के वापिस से जो लकड़ी का बड़ा सा पीस था, या तो वो 91 का हो जाएगा या 91 से कम रहेगा। ये चीज खुद सोचनी पड़ेगी। क्या सब बच्चे सोच पा रहे हैं मैंने क्या बोला? तो सॉल्व करते चलिए। x + x + 2x यानी 4x लेस देन इक्वल टू कितना हुआ? ये 3 माइनस में क्या था? 88। x लेस देन इक्वल टू 22, यानी शॉर्टेस्ट वाला जो पीस था या तो 22 सेंटीमीटर का होगा या उससे छोटा होगा। एक चीज तो मिल गई। अब वो किससे बड़ा होगा उसके लिए एक और लाइन दिया हमको। अब बता भाई चिराग, देखो थर्ड पीस, वो कह रहा है थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट, यानी थर्ड पीस क्या है? 2x, एटलीस्ट लॉन्गर देन क्या? थर्ड वाला जो है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड, यानी x + 3 में ये जोड़ा जाए तो चेक करो सही है क्या? थर्ड पीस एटलीस्ट के लिए आता है ना 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड, हाँ है ना? सही है। यहां से देखो एक चीज और निकल के आने वाली है, ये x इधर आएगा तो अब यार इक्वल नहीं आएगा भाई। अब इन दोनों कंडीशंस को अगर मिला दें तो आप कैसे पढ़ोगे? यानी कि सबसे छोटा वाला पीस जो था हमारा, वो जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी है उनको सबको फुलफिल करने के लिए
या तो 8 सेंटीमीटर हो या उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर 22 सेंटीमीटर हो और उससे छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों को इकट्ठा कैसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे, x को लिखो बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 22। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये वाली चीजें अगर किसी एक इन इक्वेशन के अंदर इकट्ठे मिलती हैं तो दोनों के साइन एक जैसे रहते हैं। देखो एक ही तरफ के साइन दिख रहे हैं, एक मिनट, एक ही तरफ के हैं, ऐसे दोनों ऐसे रहेंगे साइन, या दोनों साइन ऐसे रहेंगे। ऐसे बनाए इनको एक बार, कोई बात नहीं। देखो ये तो ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये वाले साइन दोनों कैसे हैं, ये वाले ऐसे वाले, ऐसे वाले, ऐसे है ना। ये वाले चेक करो, ये वाले कौन से हैं, ये वाले थे साइन, और जो ऊपर वाले हैं वो ये वाले हैं। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन तो आपकी इच्छा है कैसे भी लिख लो। क्या कोई कोई पूछ रहा था, अभी पूछ रहा था कोई, यहां से उसने ना ये सारा खत्म करने के बाद एक स्टेटमेंट फिर से दिया, और उसमें कह रहा है जो थर्ड पीस है इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। थर्ड पीस देखिए रहा 2x एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। तो सॉल्व करा तो x की वैल्यू यहां से वो मिल गया किससे बड़ी होनी चाहिए, वहां से वो तो मिल गया था कि x की वैल्यू 22 या 22 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन 22 से छोटी कितनी होगी वो भी तो पता होना चाहिए। वो मिली फिर यहां तक कि हमारा जो सबसे छोटा वाला पीस है यानी पहला वाला पीस वो या तो 22 सेंटीमीटर का हो या उससे छोटा हो, लेकिन कम होते 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 कहां तक जाए, बस 8 सेंटीमीटर जाए, उससे छोटा ना हो, तभी हमारी ये सारी कंडीशन फुलफिल होंगी दे रखी है। इंटरवल आके भी लिख सकते हैं। यस, अब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इसने, हालांकि इसे खुद नहीं पता इसका ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा। इसका ग्राफ बनाना होगा, ये तो पता है ना हमको कि जब एक ही वेरिएबल होता है तो कैसा बनता है ग्राफ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप इसको मत देखो, आप इनको देखो, इनको पहले x की वैल्यू 22 देखो, अब जब इसमें y नहीं है तो ये y की पैरेलल बनना चाहिए, तो एक तो बनेगा यहां पर, देखो ये तो बनी x इक्वल टू 22 वाली इक्वेशन, x इक्वल टू 8 वाली भी यही कहीं होगी, ठीक है। अब आंसर में क्या बोला देखो, x की वैल्यू 8 और 8 से बड़ी, 8 और 8 से बड़ी, तो 8 यहाँ है, 8 से बड़ी इधर होंगी या इधर होंगी, शेडिंग करें तो राइट साइड, तो ऐसे आएंगे आंसर। अब ऐसे आंसर यहीं के नहीं सारे आएंगे इधर वाले, लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है वो इधर वाले सारे आंसर्स को हटा देगी, क्योंकि वो कह रहा है एक्स की वैल्यू 22 से कम होनी चाहिए। 22 से कम का मतलब इधर होगी या इधर होगा आंसर, इधर होगा ना। अब इस लाइन का अकेला आंसर होता सारा इधर वाला, लेकिन ये लाइन उस पर लिमिट लगा देगी। अब केवल आंसर कौन से बचे, इन दोनों के बीच वाले, ये लाइनें जहां तक जा रही होगी ना ऊपर तक नीचे तक, आंसर केवल इनके बीच वाले होंगे जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। याद नहीं आ रहा सर्कल वाला किया था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, 2 सर्कल्स थे, एक की रेडियस 3 थी, एक की रेडियस 5 थी, उसके बीच में ऐसे रिंग नहीं बन गई थी, एक रिंग शेडिंग वाली, वैसे तो ये आंसर मैडम चल गया पता। और बोलो खत्म एक्सरसाइज हमारी। हमने एनसीईआरटी के हिसाब से, नई वाली एनसीईआरटी और पुराने वाली दोनों के हिसाब से पहली एक्सरसाइज पूरी कर ली। पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से देखो हमने सेकंड भी पूरी कर ली, ये काम सेकंड का ही था शेडिंग वाला, और जो आज सबसे पहला ग्राफ बनवाया था 2x + 3y > 6, वो भी सेकंड वाली का ही तो काम था। देखो 8-10 क्वेश्चन होंगे केवल उसमें, 8-10 सेकंड वाली में, और मुश्किल से आधा घंटा लग गया तो लग गया, वरना तो लगेगा नहीं बनाने में। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई एनसीईआरटी के हिसाब से, हमारी एनसीईआरटी सेकंड एक्सरसाइज भी हो गई शेडिंग वाली। अब एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम थर्ड एक्सरसाइज करें तो बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो फॉलो ही नहीं करता, मैं तो तुम्हें सब कुछ सिखाता हूं, और सब कुछ के हिसाब से पुरानी एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है। और पुरानी एनसीईआरटी में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें यही काम होना है, यानी ग्राफ बनना है, लेकिन अंतर क्या है, एक ग्राफ के अंदर एक लाइन नहीं मिलेगी आपको, एक ग्राफ के अंदर 4 लाइनें, 5 लाइनें, 6 लाइनें मिलेंगी, सबकी अपनी अपनी शेडिंग्स होंगी, तो उन सबकी शेडिंग से कोई एक कॉमन सॉल्यूशन बनता होगा, वो ढूंढना है। तुम्हारे लिए बड़ा काम नहीं है, क्योंकि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसी शेडिंग कर चुके हो, 2 सर्कल्स के बीच का एरिया आया था, यहां भी शेडिंग करी,
इन दोनों के बीच का एरिया आ गया। ऐसा ही अब फिर करना है। मतलब ये टॉपिक ना मुझे ऐसा लगता है सीबीएसई वाले वो टॉपिक हटा देते हैं जो मतलब बढ़िया होते हैं बच्चों को आसान, क्योंकि जो टॉपिक हटाया ना ये ग्राफ वाला थर्ड एक्सरसाइज जो हटाई है, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन आता था एग्जाम में स्कोरिंग वाला, हर बच्चे के 4 नंबर का आया तो 4 के 4 नंबर पूरा आते थे बच्चे के इसमें। जो 6.3 एक्सरसाइज थी ग्राफ वाली, दिखाता हूं देखो क्या। जिनके पास पुरानी किताब है देखो 15-16 क्वेश्चन है कितने हैं, और सबसे बड़ी वाली जो आपको एक इक्वेशन वाली लाइन मिल रही होगी देखो जरा 14, ठीक है। चलो तो आपके हिसाब से 14 जो है वो एक्सरसाइज 6.3 का सबसे बड़ा है, बोलो वो सारी क्वेश्चन एक एक करके। देखो जी अब पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है हमारा, इसको देखे क्वेश्चन को कि हमसे तो नहीं होगा। पहला इंप्रेशन देख के पड़ता है कि ना भैया ना, ये हमारे लिए नहीं बना क्वेश्चन, ये तो क्लास के उन बच्चों के लिए बना है जिनको नंबर पूरे में से पूरे लाने होते हैं, और हम तो है नहीं उनमें से। लेकिन सारे बस सिंपल ये क्वेश्चन मैं तुमसे फिर कह रहा हूं स्कोरिंग क्वेश्चन हुआ करता था। इन सबकी लाइनें ड्रॉ करनी है, सबकी शेडिंग करनी है, एक कॉमन आंसर आएगा, और इतना मजा आता था उसे करने में क्वेश्चन को, और इन्होंने हटा दिया उसे। चलिए अभी हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज नहीं कर रहे, अभी हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज नहीं कर रहे, केवल इक्वल टू का यूज करके लाइनें ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए, अगर इसका ग्राफ बनाएं, एक बार x को 0 एक बार y को 0, अगर x को 0 लें तो y कितना आएगा 75, और एक बार y को 0 लो तो इस लाइन के पॉइंट मिल गए। इस पे आते हैं, इसमें भी ऐसे करके x और y लो, एक बार x को 0 एक बार y को 0, x को 0 लिया y की वैल्यू और y को 0 लिया x की वैल्यू 80। इसके लिए जरूरत नहीं है डब्बा बनाने की, ये तो पता है पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ये दोनों मिलके हमेशा मिलके रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमेशा चेक करो x, ये y की वैल्यू 0 से बड़ी भी तो है इसमें, y की वैल्यू 0 से बड़ी कहां होती है ऊपर, x की वैल्यू 0 से बड़ी राइट साइड में, तो पहला क्वाड्रेंट नहीं हो गया इन दोनों का। मतलब जब जब आपके किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये दोनों इक्वेशन मिला करेंगी, इनका मतलब साफ है कि आंसर आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ओके, इन दोनों पे एरो लगा के आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों मिलके, अकेली वैल्यू नहीं करती फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट। ये y पॉजिटिव ये x पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोनों। चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं। भाई 0,75 यहां ऊपर कहीं होगा, 50,0 यहां कहीं लिख लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। इसको ड्रॉ करा अगर करके होगा, और इस पे लिख देते हैं इसकी इक्वेशन, क्योंकि एक ही ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइनें बनेंगी, इसलिए सबकी इक्वेशन लिखी जरूरी है लाइन के ऊपर। इसकी इक्वेशन क्या है 3x + 2y ≤ 150। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन लिखने वाला काम है या फिर पॉइंट लिखने वाला काम है, ये कुछ भी आप पहले क्वाड्रेंट में मत करना। पहले क्वाड्रेंट में शेडिंग होगी ना तो सड़ जाएगा सारा ये। तो यहां पर देखो, ये हम पॉइंट ऊपर लिख सकते थे ना यहाँ पर, लेकिन मैंने नीचे लिखा। इस पॉइंट को भी यहां लिख सकते थे, लेकिन मैंने लेफ्ट में लिखा। इस लाइन की इक्वेशन को यहां कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नीचे लिखा है। आप भी इस बात का ध्यान रखना सब लोग। ओके चलिए अगला देखें, 0,20 देखो ये वाला 75 यहां पर है, 0,20 यहां कहीं होगा 0,20। अगला है 80,0, 50 यहां है तो 80,0 थोड़ा सा आगे होगा, तो ये ऐसा बन जाएगी लाइन। देखो थोड़ी सीधी नहीं बनी, लेकिन कर लेंगे एडजस्टमेंट हम लोग, ठीक है। इसकी क्वेश्चन में लिख देते हैं क्या है, x + 4y ≤ 80। दो लाइनें बन गई, दोनों की इक्वेशन हमने लिख दी, ठीक है जी। अब आते हैं इसको, इसके लिए क्या बोलेंगे हम, बताइए कहां पर होगी, कैसी लाइन होगी ये, पैरेलल टू y एक्सिस, वो भी जहां पे x की वैल्यू 15 होगी। यहाँ x की वैल्यू 50 है, देखो ना यहाँ x की वैल्यू 50 है तो 15 यहाँ बहुत पहले कहीं होगी, और पैरेलल टू y एक्सिस, यानी ऐसे कुछ लाइन होगी। है क्या इक्वेशन है इसकी, x ≤ 15, सही है जी। अब वो दोनों मिलकर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट करते हैं रिप्रेजेंट। हमारे पास जितनी इक्वेशन थी हमने सब बना दी इसमें, कोई समस्या। अब नंबर आया शेडिंग करने का। शेडिंग करने के लिए चलिए पॉइंट लेते हैं, पहले ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, 3x + 2y ≤ 150। मुझे बताओ क्या कहा था मैंने तुमसे, चेक कैसे करेंगे,
कोई एक पॉइंट लेना पड़ेगा। आप कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो, आप कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो जो कि इन सारी लाइनों से दूर हो, इससे 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 सबसे दूर हो। यहां कहीं ले लें, यहां पे कोई भी नहीं है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें, या फिर यहां लेना पड़ेगा, यहां लेना पड़ेगा, यहां यहां यहां, या फिर ओरिजिन ले लो। बताओ, -1 ले लो, ठीक है। एट -1 थर्ड क्वाड्रेंट में यहां कहीं होगा, ये चेक करते चलो। ये वाली वैल्यू दोनों यहां पुट करी जाए अगर, तो ये -3 आएगा, ये -2 आएगा, यानी -5 लेस देन इक्वल टू 150। ये सही है या गलत है? हाँ या ना? है। अगर ये ट्रू आता है तो ये वाला पॉइंट शेडिंग में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो लाइन ढूंढो, कहां है 3x+2y वाली, ये रही। इस लाइन से ये पॉइंट नीचे की तरफ है ना, तो इस लाइन के नीचे की तरफ शेडिंग कर दें, कोई समस्या? इस पॉइंट पे चेक किया, कंडीशन ट्रू आ गई। ट्रू आने का मतलब कैसे? -5 लेस देन तो 150 से -1 ही डालेंगे यहां पर। ये पॉइंट लिया तो अभी तुमने से पूछ के तो लिया, तो क्या -5 छोटा है 150 से? हाँ है ना, तो ट्रू हो गई ना कंडीशन। ट्रू होने का मतलब क्या है? इस लाइन के लिए ये पॉइंट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो शेडिंग इस तरफ ही तो होनी चाहिए, पॉइंट की तरफ। पार्ट नहीं आ रहा समझ में? क्या नहीं समझ में आ रहा? आ गया पक्का? ये इस लाइन का काम हो गया। अगले वाली देखो, चलो यहां लिख लें, फॉर x+4y लेस देन इक्वल टू 180 एट, इसको भी -1 कहो, -1 पे करो। अब यहां क्या बन जाएगा? -5 ही आएगा यहां भी। बताओ -5 क्या 80 से कम है? यस। तो ढूंढो लाइन कहां है, ये लाइन, ये वाली, ये रही लाइन, और नीचे है पॉइंट। तो शेडिंग नीचे करूं पॉइंट की तरफ या ऊपर करूं? नीचे पॉइंट की तरफ। ट्रू आने पर पॉइंट की तरफ ही होती है शेडिंग, क्योंकि वो सॉल्यूशन कहलाता है ना पॉइंट। तो एक एरो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और ये रहा नीचे का। कोई समस्या? ठीक है जी। अब इसका नंबर आया, इसको भी लिखते हैं, लो। फॉर x लेस देन इक्वल टू 15 एट -1 कहो, -1 डालो यहां पर, x की वैल्यू -1, तो -1 लेस देन इक्वल टू 15 क्या है ये? सही है ये भी। तो ढूंढो लाइन कहां है, ये वाली, ये रही, और पॉइंट ये रहा। तो शेडिंग लेफ्ट में करूं लाइन के, या राइट में करूं? लेफ्ट में, यानी इसके इधर। ठीक है। अब बची केवल ये दोनों तो पहले से बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ना तो इसे देखो, ना तो इसे देखो, ना तो इसे देखो, केवल इस वाले हिस्से में देखो कि सबकी कॉमन शेडिंग कौन सी है। देखो, देखते रहना ध्यान से, कैसे बता रहा हूं मैं। इस लाइन की शेडिंग कहां है? नीचे को ना, तो ऊपर वाला हिस्सा मत देखो। अब ये वाला सारा हिस्सा मत देखो। बात समझ में आ रही है? ओके, नीचे नीचे देखना। अब इस लाइन के कहां है आंसर? नीचे, तो ये वाला हिस्सा मत देखो। इस लाइन के भी नीचे देखना है, इस लाइन के भी इधर देखना है, और इस लाइन के कहां देखना है? इधर लेफ्ट में। तो कौन सा, क्या ये वाला है केवल आंसर? ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इस वाली लाइन के ऊपर है, देखो ये, तो नहीं हो सकता आंसर। अच्छा जी, ये वाले की बात करें तो ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल, उसके उधर है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। ये वाले की बात करें, ये वाला, तो ये वाला भी, तो ये जो x लेस देन इक्वल टू 15 वाली लाइन है उसके उधर राइट साइड में, वो भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर बचा कौन सा केवल, जो सबको सेटिस्फाई कर रहा है? ये छोटा सा एरिया देखो, ये वाला। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, यहाँ पे ओ लिख दूं ओरिजिन पहचानने के लिए। बस फर्स्ट में देखना है उन दोनों की वजह से। तो फर्स्ट में केवल एक ये छोटा सा एरिया है जो कि इन सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लो, किसी और एरिया पे नजर रख के देखो, तो वो किसी ना किसी लाइन के ऊपर या लेफ्ट साइड में होगा, मतलब एरो के उल्टा होगा वो एरिया। आया समझ में हमको? अब ये था क्या चीज हटाने वाली, बताना जरा। ये हटाने वाला टॉपिक नहीं था, रिड्यूस सिलेबस वाला, हटा दिया है। तुम्हें पढ़ा था? नई किताब में तो नहीं है, लेकिन 12th में भी आएगा ये चैप्टर फिर से। आपको चैप्टर का ये ग्राफ वाला काम फिर से आएगा 12th में।
ट्वेल्थ का सेकेंड लास्ट चैप्टर यही है जिसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, शेडिंग करनी पड़ती है, सेम काम। अब आ गया तो ट्वेल्थ में फिर ये काम नहीं सीखना पड़ता। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देख एक्स नेगेटिव होता है तो वाई ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 होता है। यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है यहाँ पर और वाई पॉजिटिव होता है, तो ये होता है। इक्वल टू आने तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मतलब इक्वल टू का मतलब तो ये है कि ये वाली एक्सिस भी इस्तेमाल होगी, ये वाली भी इस्तेमाल होगी बस। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट मिलेंगे नहीं, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पूरे चैप्टर में वो इन्हीं के लिए मिलेंगे, फर्स्ट के लिए। और इसके लास्ट में फिर से एक लाइन लिखनी पड़ेगी, शेडेड रीजन इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। केवल यही है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमारा। ये दिखने में लग रहा होगा छोटा सा, ये छोटा है नहीं, बताओ क्यों? ये जो लाइन है ना एक्स की वैल्यू 15 वाली लाइन है, बड़ी बड़ी वैल्यू है, छोटा लग रहा है इसलिए। जूम करोगे ना अगर तो बहुत बड़ा ग्राफ दिखेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 15 है। इस क्वेश्चन के लिए बकायदा ग्राफ पेपर मिलता था एग्जाम में और हर बच्चे के ऑलमोस्ट पूरे नंबर आते थे। तुम लोग बताना कि तुम्हारे स्कूल में कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा टॉपिक ये वाला। डीएवी में तो हो रहा है। ये 14 है ना, या तो इसके ऊपर 13 कर लो या इसके नीचे 15 कर लो। 15 करो, फिर 15 करो, 15 चलो ठीक है 13 कर लो, 15 घटाई करना पड़ेगा फिर, चलो 13 कर लो। भाई करना तुम्हें ये सारा क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, रुक इसे मिटा दूं, ग्राफ बना लेगी। अब 13 ही कर लो, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हाँ भाई देखो ये 13 क्वेश्चन लिखा मैंने। अब आप सबको एक बात इसमें नई चीज दिख रही है, ये देखो ये यहाँ पे ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, तो आप ये मत समझना ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। उसने x, y दोनों को इकट्ठे दिखा दिया ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वही है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 छूट गया इससे। इसने x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि दोनों को ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लिख के इकट्ठे दिखा दिया ऐसे। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस लाइन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? इस लाइन के बारे में ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। जिस इक्वेशन के अंदर ऐसी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती वो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई भी 0 आएगा, तो 0,0 आएगा इसमें एक पॉइंट। ओरिजिन से ऐसे जाएगी ऐसे। अब क्यों का क्या मतलब? ओ भाई नहीं, 9वीं 10वीं में ना पढ़ने का कि पता ही नहीं चल रहा ये लाइन बनेगी कैसे। कोरोना आ गया ना। हाँ, जब x को 0 डालते हैं देखो यहाँ पर तो 2 इंटू 0 वाई भी 0 हो जाता है, तो 0,0 आ चुका। अब दोबारा यहाँ पे y को 0 मत डालना। अब x की वैल्यू कुछ और डालो, यहाँ पर लो 1 डालो क्या, तो y की कितनी आएगी? तो एक पॉइंट आ गया 0,0, एक आ गया 1,2। इन दोनों को जोड़ो, अपने आप दिख जाएगी तुम्हें लाइन बनती हुई। बना के भी दिखाऊंगा अब, ध्यान रहेगी बात। जिस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती, प्लस माइनस में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, इस टाइप की क्वेश्चन ओरिजिन से पास करती हैं हमेशा। ये मत कर, जल्दी से बना दे, टाइम खत्म हो रहा। 90 वाले हैं 10th में। तब ये ट्रिक की जरूरत थोड़ी थी इसमें। एक बात बता, समझ में वो चीज नहीं आती जो हमें समझाई नहीं जाती। मैं तुझे बता रहा हूं, तू पॉइंट पुट करना है इसमें, समझने को क्या है इसमें। पता है मुझे मालूम है अगर ये पेपर में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है 11वीं 12वीं में इस्तेमाल नहीं होगा, ये 11th 12th में इस्तेमाल होगा। और जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां बैंड बजा देगा, क्योंकि वहां बेइज्जती कराओगे फिर अपनी। बच्चे क्या करते हैं इसमें, एक बार यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ गया, एक बार फिर यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0 तो 0,0 0,0 बार बार एक ही लिखते रहते हैं। चलो ये 0,0 यहाँ पर और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो ऐसे बनने की लाइन देखो ये रही, ये वाली। और इस पर लिख देता हूं मैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, एक बन गई ये वाली। x को 0 रखा तो y की वैल्यू 20, 0,20 यहां कहीं, और y को 0 रखा, x की वैल्यू 15।
तो यानी कि 1 मिनट, ये 1,2 था ना, यहाँ नहीं आएगी भाई, यहाँ कर। ठीक है, इसकी क्वेश्चन भी लिख देते हैं एंड टू एंड। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तीसरी वाली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 y के पैरेलल। अब यहां पे 1 था। अब एक ट्विस्ट है, देखो सुनो, ये वाली जो लाइन है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इस वाले पॉइंट के इधर भी हो सकती है और ये इस वाले पॉइंट के इधर भी हो सकती है। आपके हिसाब से इधर होगी इस पॉइंट के या इधर होगी? ये वाला पॉइंट पता है क्या है? देखो ये वाला 15,0। तो आप खुद सोचो 3 यहां होगा या फिर यहीं कहीं होगा शुरू में। आप ग्राफ पे देखोगे, जैसे नॉर्मली इन क्वेश्चन को ग्राफ पे बनाया जाता है, तो ग्राफ पे तो आपको चल रहा होगा देख के, बताइए पॉइंट कितना है। अब वैसे अगर आप कहूं मैं 10th क्लास के बेस पे बताओ मुझे ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ये तो होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, 10th में पढ़ा था हमने, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन सबसे ये पॉइंट तो निकलता था इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखें 2x, हमें x फाइंड करना है ना कितना है इस पॉइंट का, तो y की वैल्यू 2x डाल दो यहाँ पर। तो 2x इंटू 3 6x, 4 या 10x, x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, तो ऑटोमेटिकली 3 तो पहले होगी ना, ऐसे करके होगी है यहाँ पर। ठीक है, चल गया पता कैसे ढूंढा मैंने वो? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, जो पॉइंट जिन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है उन दोनों को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, वो यही पॉइंट होगा। तो ये हो गया हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब वो तो पता ही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब शेडिंग का काम करो। बताओ किस पॉइंट पे चेक करूं इस बार? यहां से लाइन जा रही थी थर्ड क्वाड्रेंट में, एक -10 का -10 इस क्वाड्रेंट में, सब जगह इस बार कुछ ना कुछ है, तो चेक कर लिया। लो भाई, इसको एट -10 को -10 पे कैरी चेक करने के लिए कहीं भी कर लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कर लो, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो इस पॉइंट से लाइन ना जा रही हो कोई, बस। ठीक है, इसको यहां डालोगे तो कितना आएगा? -40, -30, -70 क्या छोटा है 60 से? हाँ ट्रू है ना। तो -10 को -10 तो यहाँ होगा नीचे, और ये लाइन है पहले वाली, ये तो नीचे को आएगी शेडिंग, ऐसे। ठीक है, इसको चेक करो, -10 का -10 तो, अब मैडम बताओ, -10 का -10 इस लाइन के ऊपर होगा इस लाइन के नीचे होगा? तुझे कैसे पता? अच्छा, ऐसे तूने मार्क करके बनाया नाप के। ये पता लगना बहुत जरूरी है कि -10 का -10 इस लाइन के ऊपर होगा कि नीचे होगा। चलो एक काम करते हैं, वो कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक बार इस वाले लाइन में। अक्कड़ बक्कड़ खेलते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो है। एक्स की वैल्यू डाली -10 तो जाएगा -20, और यहाँ -10। -10 बड़ा है क्या -20 से? हाँ, -10 बड़ा है। तो मैडम आपके कह रही है ऊपर है पॉइंट, वो नीचे है या किसके बराबर में? इस लाइन के, या तो इधर होगा या इधर होगा। इधर को शेडिंग ऊपर को आ रही है यार, तूने दुविधा में डाल दिया है। शेडिंग होगी, नहीं तूने आंसर मैच कर लिया क्या? शेडिंग ऊपर नीचे होनी चाहिए, तब कंफर्म होता है जब पॉइंट पता हो। अगर मान ले पॉइंट ऊपर है यहाँ पर, ये वाला, और कंडीशन ट्रू आ गई तो लाइन से ऊपर कर लेंगे शेडिंग। अगर ये जो पॉइंट चेक कर रहे हैं वो नीचे है और कंडीशन फॉल्स आ गई तो पॉइंट की तरफ नहीं होने की शेडिंग, अब ऊपर होगी शेडिंग तब भी। मतलब ट्रू होने पर पॉइंट की तरफ, पॉइंट इंक्लूड होता है आंसर में, लेकिन पॉइंट पता होना चाहिए आप जिस जगह पे चेक कर रहे हो वो पॉइंट। अब ये कह रही है ऊपर, चलो मान लेते हैं इसके भरोसे। तुम लोग ऐसे पॉइंट पे लेना, जैसे मैं बताऊं मैं कहां पे लेता इसको चेक करता, अगर -10 का -10 बना करके, ये ओरिजिन है, मुझे दिख रहा है इस वाले एरिया में कोई लाइन नहीं है, मैं यहाँ चेक कर लेता आराम से। -1,2 यहाँ कहीं होगा, और ये लाइन बहुत ऊपर है, देखो 20 है यहाँ पर पॉइंट। तो एक काम करते हैं, इसको तो चेक कर लिया -10 पे, इसको चेक कर लेते हैं -1,2 पे। अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो काम को आसान करने के लिए एक पॉइंट लिया करते थे, लेकिन हर लाइन को अलग अलग भी चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करा हमने -1,2 पे, यहाँ कहीं होगा -1,2, देखो इस जगह पर। अब डालो यहाँ पर x की जगह डालो -1, कितना आएगा ये? -2, और ये 4।
क्या 4 बड़ा होगा -2 से? हाँ, तो ये रही लाइन, ये रहा पॉइंट, तो ऊपर को होनी चाहिए ना शेडिंग, कंडीशन ट्रू आ गई ना, तो पॉइंट की तरफ शेडिंग होनी चाहिए। इसकी बात करें तो हाँ, किसी लाइन से नजर हो जो, ठीक है। अब इस लाइन की बात करो, ये रही पॉइंट, ठीक है ना, इसकी तरह चेक करो यहाँ पे -1 क्या बड़ा है 3 से? क्या -1 बड़ा होता है 3 से? नहीं, तो इस लाइन से इधर का आंसर, ये पॉइंट आंसर में आएगा क्या? नहीं। कंडीशन ट्रू आई क्या? नहीं आई ना, तो इस लाइन के लिए पॉइंट ये रहा, तो पॉइंट की तरफ शेडिंग नहीं होगी, बिल्कुल इधर 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 इधर। अब देखो, इस लाइन के इधर चाहिए आंसर, इसके नीचे चाहिए और इसके ऊपर, ये छोटा सा एक शेडिंग दिख रही है बस, जो सब चीजों को सेटिस्फाई कर रही है तो थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह है, ठीक है। हम लोगों ने आज 2 क्वेश्चन कर लिए ये वाले, और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए बाकी। तो एनसीईआरटी अगर पुराने वाले जिनके पास है उसके साथ 6.1 हो गई, 6.2 हो गई और 6.3 भी हो गई। एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं है चैप्टर की, मजा आएगा तब जब ये किताब उठाएंगे मोटे वाली। इसमें अलग अलग, मतलब ऐसा लगेगा जमीन से 2 फुट ऊपर चल रहे हैं हम लोग, पूरा मजा आएगा इसे करने में। इसमें कुछ नहीं है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में, ओके। तो आज के लिए होमवर्क 6.1, 6.2, 6.3 पुरानी किताब किस किसके पास है? ठीक है, तो आप में से कोई भी घर जाके 6.2 और 6.3 की फोटो और आंसर भेज देना ग्रुप में ना, मैं नहीं भेज रहा अभी, ओके। क्या बात समझ में आ गई? कोई समस्या आ गई होगी अगर, तो वीडियो तैयार है, वीडियो देख लेना आप सब, जिसको भी हो, कल सुबह तक डल जाएगी ये, ठीक है। खत्म करें आज की क्लास।